Hello, hi, good evening everyone. I'm Aditi, your English educator, and welcome to the 10-minute scroll series. So, today we will talk about this important writers and the timeline of American literature that we all forget to cover. और सिर्फ ब्रिटिश लिटरेचर का ही टाइमलाइन नहीं बल्कि आपसे अमेरिकन का टाइमलाइन भी एग्जाम में पूछा जाता है एंड दिस हैज बीन ऑलवेज योर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन. तो उसके ऊपर बात करेंगे और लास्ट मिनट रिवीजन के लिए ये 10 मिनट स्क्रॉल आपको कितना हेल्पफुल लग रहा है वो आप मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में. सो यस, फटाफट चलते हैं विदाउट एनी फर्दर डीले. जून 2025 प्रीमियम हमारे पास अभी रनिंग है. इग्निशन 2.0 अपना यहाँ पर अभी चलेगा. तो जो भी स्टूडेंट्स इस चीज के लिए इंटरेस्टेड है आप बिल्कुल एनरोल कर सकते हैं. लास्ट मिनट जो रिविजन हमारा होता है ना, इस रिविजन के अंदर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस तो दिख ही रहे हैं along with your other MCQs, बट यहाँ पे आपको डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ टू द पॉइंट चीजें मिल रही हैं जो आपको बहुत हेल्प करती है आपके नेट और JRF तक जाने में. ये चीज में अगर आप इंटरेस्टेड हो ना तो आपको आज ही आ जाना चाहिए इसके अंदर. और इससे ज्यादा एक्सप्लेनेशन अपने पास कोई है नहीं क्योंकि अपना कंटेंट बात करता है, हम बात नहीं करते हैं. तो यस, आज के सेशन में चलते हैं फटाफट से क्योंकि 10 मिनट स्क्रॉल है तो मतलब उतने में ही अपन को खत्म करना है ना. अमेरिकन लिटरेचर का ब्रीफ एक इंट्रोडक्शन और ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से किस तरीके से हेल्पफुल है. इसके अंदर का सबसे एक पहला एलिमेंट जो आपका होना चाहिए वो है टाइमलाइन का. दूसरा एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट है इसके अंदर जितने भी आपके इंपॉर्टेंट राइटर्स आते हैं. अब ये आपको कैसे शॉर्टलिस्ट करने हैं. इंपॉर्टेंट राइटर्स को आप शॉर्टलिस्ट करेंगे बेस्ड ऑन देयर अवार्ड विनर्स कि किस किस को फेमस अवार्ड मिला है यहाँ पर और इनके यहाँ पे फेमस वर्क्स के कैरेक्टर्स आप ध्यान में रखेंगे. अब अमेरिकन लिटरेचर इतना बड़ा है, हम कितने कितने कैरेक्टर्स रखेंगे. तो यहाँ पे आता है मजा आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का. जिस बच्चे ने पिछले 10 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को कर लिया है एनालाइज अच्छे से, जिसने इसको पूरा कंज्यूम कर लिया है और इससे रिलेटेड जिसने लगा लिए अपने MCQs, बस उसको पता है कि कौन से राइटर्स मेरे लिए इंपॉर्टेंट है तो वो अपने आप वो कैरेक्टर्स को कवर करके जाएंगे. इतनी सी कहानी है, इतनी सी बात है और बस आपको जानना है यही. और इसी के साथ साथ बेसिक एक इंट्रोडक्शन से मैं आपको हेल्प करूंगी कि वो जो टाइमलाइन है उसमें वो जो अर्ली बिगिनिंग्स है वो कैसे हुई है. हाउ फर्स्ट वी हैव बीन टॉकिंग अबाउट दिस कॉलोनियल पीरियड, फिर हम एक रेवोल्यूशनरी एरा की बात करते हैं और धीरे धीरे फिर हम रियलिज्म, नेचुरलिज्म, रोमांटिक जॉनरा, कंटेम्प्ररी, मॉडर्न, इन सब की फिर हम बात करेंगे. और इन सब के बीच में बेंजामिन फ्रैंकलिन कहाँ पे आते हैं, वॉशिंगटन इरविंग कहाँ पर आते हैं, वो आपको पता होना चाहिए. तो ये एक तरीके से मेरा एक ब्रीफ यहाँ पे स्टार्ट रहेगा. लेदरस्टॉकिंग टेल्स आप मुझे बताएंगे कि ये किसका वर्क है. एक वर्क से मैं अपना आज का डिस्कशन शुरू करूंगी जो कि आप मुझे साथ साथ में कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएंगे कि भाई जो लेदर स्टॉकिंग टेल्स है ये वर्क है किसका, है ना. ये वर्क है किसका. ऐसा कौन सा अमेरिकन राइटर है, ऐसे कौन से अमेरिकन राइटर हमारे पास हैं जिन्होंने नेचर के ऊपर बात करी है. सो ये ऐसे मैं कौन से की बात कर रही हूँ जिन्होंने नेचर के ऊपर बात करी है ये आप मुझे बताएंगे. 2 से 3 बातें जिनका आंसर आपको करना है, जिनके ऊपर आपको सोचना है एंड देन वी आर मूविंग डायरेक्टली to our session which begins with the early beginnings. जैसे मैंने बात भी करी थी 1600 से 1800 का ये टाइमलाइन है, स्टार्टिंग विद द कॉलोनियल पीरियड जहाँ पे आपकी मुलाकात होती है एन ब्रैडस्ट्रीट से. और भी हमारे पास बहुत सारे राइटर्स हैं, स्पेशली प्यूरिटन राइटर्स जो कि बहुत सारे रिलीजियस थीम्स को इस वक्त एक्सप्लोर कर रहे हैं, है ना. हम धीरे धीरे देखते हैं, जैसे हम ब्रिटिश में देखते हैं कि हर टाइमलाइन में एक स्पेसिफिसिटी है. कहीं पर नॉवलिस्ट बहुत ज्यादा राइज में है तो कहीं पर एक ऐसा पीरियड आया था जहाँ पे पीरियोडिकल्स बहुत ज्यादा राइज में थे. ये सारी चीजें जो मैं आपसे क्वेश्चंस पूछ रही हूँ ये आप मुझे आंसर करेंगे, मैं ऐसे ही नहीं पूछ रही. ऐसे ही हमने ब्रिटिश में करा कि बहुत सारे क्लब्स भी ऑरिजिनेट में, वो भी एक स्पेसिफिक मेरे पास टाइम पीरियड था जैसे कॉफी हाउस कल्चर्स. या फिर एक ऐसा टाइम पीरियड आया जहाँ पे मुझे बहुत सारे एसेइस्ट देखने को मिले, है ना, जिन्होंने बहुत सारे एसेज लिखे, वो लोग भी मुझे बहुत देखने को मिले. सो देयर हैज बीन दिस सर्टेन ट्रेंड व्हिच इज बीन देयर इन द राइज. सिमिलरली अमेरिकन लिटरेचर में भी आपको कुछ ऐसा ही देखने को मिलता है. स्टार्टिंग में आपने देखा कि प्यूरिटन राइटर्स अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस और रिलीजियस थीम्स को एक्सप्लोर करते हुए वर्क्स लिख रहे हैं जैसे कि हमारे पास एन ब्रैडस्ट्रीट है. देन वी मूव फॉरवर्ड टू रेवोल्यूशनरी एरा जहां से अमेरिकन रेवोल्यूशन ने काफी कुछ राइटर्स को इंस्पायर किया. जैसे कि कौन है वो, द फर्स्ट वन हियर इज थॉमस पेन जिनका क्वेश्चन आता है, जिनका एक फेमस वर्क आपके पास है कॉमन सेंस विच केम इन 1776. और यहीं पर आपकी आती हैं बेंजामिन फ्रैंकलिन की भी वर्क्स और राइटिंग्स. तो ये चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है. और उसके बाद फिर हम थोड़ा सा चलते हैं अर्ली रिपब्लिक की तरफ जहाँ पे फिर मुझे बहुत सारे राइटर्स देखने को मिलेंगे जैसे कि वॉशिंगटन इरविंग और जेम्स फेनीमोर कूपर.
ये दोनों का अपना एक स्पेसिफिक अमेरिकन वॉइस है जो इन्होंने ओवर द टाइम जिस पे काम किया है, और बहुत सारे इनके फेमस वर्क्स हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं, स्पेशली कूपर एंड वॉशिंगटन इरविंग। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वॉशिंगटन इरविंग बहुत फेमस है। इनका एक पीरियोडिकल है और उस पीरियोडिकल का नाम क्या है वो आप मुझे बताएंगे, एंड इट स्टार्ट्स विद दिस लेटर कॉल्ड एस। इससे ज्यादा हिंट क्या दे सकते हैं बताओ, है ना? इससे ज्यादा हिंट क्या दिया जा सकता है? इट स्टार्ट्स विद एस। अभी तक याद आ जाना चाहिए, अभी तक तो मैं किसके ऊपर बात कर रही हूँ सब याद आ जाना चाहिए। ये मेरा एक पीरियोडिकल है जो वॉशिंगटन इरविंग का है, और हमें ध्यान रखना है सिर्फ और सिर्फ वी विल नॉट लिमिट आवरसेल्व्स विद ओनली ब्रिटिश लिटरेचर पीरियोडिकल्स एंड मैगजीन्स। जब हमें पता है कि एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं, इंडियन लिटरेचर बहुत ट्रेंड में है, वहां से क्वेश्चन बन सकता है, सो ऑटोमेटिकली इनकी पीरियोडिकल्स भी आपसे पूछी जा सकती हैं। जैसे एक फेमस पीरियोडिकल मेरे पास जो है वो यहाँ पर द डायल है। कौन सा क्लब यहाँ पे ज्यादा प्रोमिनेंट है विद दिस पीरियोडिकल कॉल्ड द डायल, ये भी आप मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में। देन वी मूव फॉरवर्ड टू अनदर एज विच इज रियलिज्म एंड नेचुरलिज्म। तो ये पीरियड बहुत राइज में थे। पहले रियलिज्म आपको देखने को मिला विद दीज वर्क्स लाइक द राइटिंग्स ऑफ मार्क ट्वेन और हैरियट बीचर स्टोव। इससे मुझे याद आता है एक ऐसा पीरियड भी आता है जहाँ पे हम स्लेव नैरेटिव्स की भी बहुत बात करते हैं, और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो स्लेव नैरेटिव्स हैं ये भी हमारे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये स्लेव नैरेटिव्स आगे जाके बहुत सारी राइटिंग्स को इंस्पायर करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं उन पर भी। तो यहाँ पे मार्क ट्वेन के वर्क्स हमारे बहुत इंपॉर्टेंट है और हैरियट बीचर के वर्क्स बहुत इंपॉर्टेंट है। मार्क ट्वेन का एक पेन नेम हमने जिस पे बात करी है वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे। इनका एक फेमस वर्क है, चलो वो हम सबको पता है, एडवेंचर्स ऑफ हकलबरी फिन, है ना? ये इनका एक फेमस वर्क है एडवेंचर्स ऑफ हकलबरी फिन। इसके अंदर हमारे जितने भी कैरेक्टर्स हैं और जो भी इस वर्क के फेमस एपिसोड्स हैं वो हमें पता होने चाहिए, क्योंकि यहाँ से बनते हैं आपके क्वेश्चंस। बट अब बात आती है इनके पेन नेम की। पेन नेम हमने ऑलरेडी कवर किया है विच इज सैमुअल क्लीमेंस, तो ये आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद हम चलेंगे नेचुरलिज्म पे, जहाँ पे कुछ नेचुरलिस्ट राइटर्स आपको देखने को मिलेंगे जैसे कि जैक लंडन, या फिर हमारे पास है स्टेफन क्रेन। तो यहाँ पर ये बात करते हैं ऑफ द थीम्स लाइक एनवायरनमेंट एंड इट्स इफेक्ट्स ऑन इंडिविजुअल्स। तो ये सारी थीम्स यहाँ पे इन्फ्लुएंस हुई हैं, यहाँ पे एक्सप्लोर करी गई हैं। देन वी मूव फॉरवर्ड टू दिस वन इम्पॉर्टेंट सेगमेंट ऑफ अमेरिकन लिटरेचर विच इज हार्लेम रेनेसांस। हार्लेम रेनेसांस को आप कैसे कवर करेंगे? इसके अंदर आपके जितने भी इंपॉर्टेंट राइटर्स इससे एसोसिएटेड हैं, उन इंपॉर्टेंट राइटर्स के इंपॉर्टेंट वेल रिकॉग्नाइज्ड वर्क्स और उन वर्क्स के फेमस कैरेक्टर्स। अगर आप मेरी क्लासेस को बहुत पहले से देख रहे हैं ना, तो मैंने आपको ये सारी लिस्ट दे रखी है, लिस्ट ऑफ ऑल द कैरेक्टर्स। आज भी अगर आप प्लेलिस्ट पे जाके सर्च करेंगे, हार्लेम रेनेसांस के ऊपर पढ़ेंगे, तो आपको एक टेबल लिस्ट मिलेगी जहाँ पे मैंने सारे राइटर्स कवर किए हैं। किस किस ने मेरा वो सेशन देखा है मुझे ये कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताना। थोड़ा सा पार्टिसिपेशन बहुत जरूरी है, सो दैट आई गेट टू नो हु आर माई पीपल हियर, हु आर माई स्टूडेंट्स, कौन मुझे देख रहा है, कौन मुझे देख रहा है, सुन रहा है। मेरे लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है जानना। जब मैं हार्लेम रेनेसांस की बात करती हूँ ना, तो हम देखते हैं कि ये जो पूरा हार्लेम रेनेसांस है इसके अंदर हमें अफ्रीकन अमेरिकन राइटर्स देखने को मिलते हैं, एंड देयर हैज बीन दिस रिवाइवल। आर्ट्स, लिटरेचर, पॉलिटिक्स, न्यूज, ये सब बहुत फ्लरिश कर रहा था उस वक्त पे, इवन पॉलिटिक्स ऑल्सो। तो इससे रिलेटेड मेरे पास जो एसोसिएटेड फिगर्स हैं वो है लैंगस्टन ह्यूग्स, और मेरे पास है जोरा नील हर्स्टन। आपने एलन लॉक का नाम जरूर सुना होगा, और एक एंथोलॉजी सुनी होगी न्यू नेग्रो। ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ से कोई ना कोई क्वेश्चन बन के आपका जरूर पूछा जाता ही है, तो ये आपको यहाँ पे कवर करना है। इसके बाद हम जाते हैं मॉडर्निज्म पे। नाउ टाइमलाइन में हम मॉडर्निज्म तक रीच कर चुके हैं, मॉडर्न राइटर्स हमारे पास हैं, अलग और नई थीम्स को वहां पर ये एक्सप्लोर कर रहे हैं। जैसे कि आप अर्नेस्ट हेमिंगवे से मिलते हैं, अर्नेस्ट हेमिंगवे से मिलेंगे तो एक लॉस्ट जनरेशन का कॉन्सेप्ट भी आपका निकल के आता है। लॉस्ट जनरेशन का कॉन्सेप्ट भी आपका यहाँ पे निकल के आता है, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से फिर से इंपॉर्टेंट है। और किन राइटर्स ने लॉस्ट जनरेशन के ऊपर बात करी है, अपने वर्क्स को एक्सप्लोर किया है इस फील्ड में, तो ये आपको ध्यान में रखना है। अभी के लिए बात करते हैं अर्नेस्ट हेमिंगवे और दिस एंटायर कॉन्सेप्ट ऑफ अमेरिकन ड्रीम। ये सबसे ज्यादा किसने एक्सप्लोर किया है? फिट्जराल्ड ने।
पूरा नाम हमारे पास क्या है, एफ स्कॉट फिट्जजेराल्ड। द फेमस वर्क ग्रेट गैट्सबी, जहां से कैरेक्टर्स और कोटेशंस आज भी पूछी जाती हैं, आप उसको कवर करेंगे। ये एक ब्रीफ इंट्रो है अमेरिकन लिटरेचर का, क्योंकि हर किसी को नहीं पता होता है, हर कोई अपने अंडरग्रेड पोस्ट ग्रेड में इसको कवर नहीं करता है। सो अ ब्रीफ एंड अ गुड स्टार्ट फॉर योर अमेरिकन लिटरेचर। हमें इसमें मास्टरी पीएचडी नहीं करना है, हमें सिर्फ इंपॉर्टेंट एरियाज कवर करने हैं, इंपॉर्टेंट राइटर्स कवर करने हैं, इंपॉर्टेंट मूवमेंट्स कवर करने हैं। हार्लेम रेनेसां, बीट जनरेशन, लॉस्ट जनरेशन, ये सब हम कवर करेंगे। तो इसी के साथ ये राइटर्स, इनके ऊपर आपको बात करनी है, इनके आपको नोट्स बनाने हैं, एंड दिस एंटायर कॉन्सेप्ट ऑफ अमेरिकन ड्रीम। और ये होता क्या है, ये आप खुद से एक्सप्लोर करेंगे और आप जानेंगे कि व्हाट इज इट। मूविंग ऑन, नेक्स्ट देन वी हैव व्हाट इज हार्लेम रेनेसां। हार्लेम रेनेसां आपका एक इंटेलेक्चुअल और कल्चरल रिवाइवल है अफ्रीकन अमेरिकन म्यूजिक, थीम, आर्ट, फैशन, लिटरेचर, इन सब का। ठीक है, इट वॉज नोन एज द न्यू नेग्रो मूवमेंट। क्या इसको बोला गया है, सबसे बड़ी बात जो आप ध्यान रखेंगे, एंड न्यू नेग्रो मूवमेंट इसे किसके ऊपर बोला गया, क्यों बोला गया? इट वॉज नेम्ड आफ्टर द न्यू नेग्रो, जो मैंने यहाँ पे लिखा भी है, इट वॉज नेम्ड आफ्टर न्यू नेग्रो। 1925 का ये एंथोलॉजी है, और ये एंथोलॉजी है किसका? दूसरा क्वेश्चन आपका यहाँ से ये बनता है और बन सकता है इस बार भी। एंथोलॉजी है हमारी यहाँ पर ये एलन लॉक की। तो ये चीज है जो आप यहाँ पे ध्यान में रखेंगे। एंड देन दिस वेरी ब्लूज, ये एक फेमस वर्क है, किसका ये वर्क है यहाँ पर? लैंगस्टन ह्यूग्स का, जो आप कवर करने वाले हैं अपने हार्लेम रेनेसां और अमेरिकन लिटरेचर में। और ये जो वर्क है ये फेमसली एक जैज पोयम से रिनाउंड है। ये चीजें आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। देन वी मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट स्लाइड, जहाँ पे हम ऐसे राइटर्स की बात करने वाले हैं अब जो रिलेटेड है हार्लेम रेनेसां से। आई एम नॉट गोइंग इनटू मच डिटेल कौन राइटर्स हैं, क्या वर्क्स हैं, क्या कैरेक्टर्स हैं, बट अ वेरी ब्रीफ इंट्रोडक्शन। सो हियर वी स्टार्ट विद द मेजर राइटर्स दैट आर एसोसिएटेड विद द हार्लेम रेनेसां। ज़ोरा नील हर्स्टन है, बहुत सारे मेरे पास और भी राइटर्स है जो मैंने आपको यहाँ पर दिए हैं। क्लॉड मैके की मैं बात करती हूँ, लैंगस्टन ह्यूग्स इज वन ऑफ देम अगेन। सो लैंगस्टन ह्यूग्स, क्लॉड मैके, जिनका फेमस वर्क है जैसे होम टू हार्लेम और माई ग्रीन हिल्स ऑफ जमाइका, ये दो वर्क्स हैं जो आप ध्यान में रखेंगे। देन वी हैव जीन टॉमर, जीन टूमर को हम कवर करते हैं, ज़ोरा नील हर्स्टन को हम कवर करते हैं। द फेमस वर्क देयर आईज वर वॉचिंग गॉड, 1937 का ये वर्क है। और इसके अंदर से जो कैरेक्टर्स है ना, वो क्वेश्चंस आपके आए हैं यहाँ पर, इसके अंदर से जो कैरेक्टर्स है वो पूछे जाते हैं। दूसरा एक और वर्क है कलर स्ट्रक, ये एक प्ले है 1925 का, 1925 का प्ले है जो आप ध्यान में रखेंगे। एंड देन वी मूव फॉरवर्ड टू रिचर्ड राइट, अनदर इम्पॉर्टेंट नॉवेलिस्ट एंड राइटर जो कि एसोसिएटेड है अगेन विद हार्लेम रेनेसां, जिन्होंने क्या चीजें एड्रेस करी है? द थीम्स ऑफ रेशियल इनइक्वालिटी, इनके ऊपर इन्होंने यहाँ पर बात करी है। एंड द फेमस वर्क ऑफ रिचर्ड राइट इज नेटिव सन, जो आप ध्यान में रखेंगे, नेटिव सन के ऊपर इन्होंने बात करी है, इनका ये फेमस वर्क भी है। इसी के साथ साथ ट्राई टू एक्सप्लोर देयर अदर फेमस वर्क्स। नहीं हो रहा है, इसके लिए भी नोट्स चाहिए, तो मैंने बोल दिया है प्लेलिस्ट में जाओ, हार्लेम रेनेसां डिटेल में आपको देखने को मिलेगा, हार्लेम रेनेसां डिटेल में देखने को मिलेगा, वो भी विद टेबल लिस्ट, वो भी विद टेबल लिस्ट। ठीक है जी, उसके बाद हम चलते हैं आगे। अब हम आ गए हैं बीट जनरेशन पर। यहाँ से मेरे और इंपॉर्टेंट राइटर्स और प्ले राइट्स निकल के आते हैं। द फेमस वर्क्स लाइक हाउल, ये आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। द फेमस फिगर्स लाइक एलन गिन्सबर्ग, ये आपको यहाँ देखने को मिलते हैं बीट जनरेशन में। अब हम ऐसे टाइम पीरियड पे पहुंच गए हैं जहाँ पे हम रन कर रहे हैं 1950s के अराउंड। मॉडर्निज्म क्रॉस कर चुके हैं, पोस्ट मॉडर्निज्म की बारी आने वाली है। इससे पहले हम बात कर लें बीट जनरेशन की, जिसके अंदर कुछ ऐसे राइटर्स हैं जैसे कि जैक, पूरा नाम है जैक केरवाक, एलन गिन्सबर्ग, ये चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। एलन गिन्सबर्ग का एक फेमस वर्क मेरे पास जो यहाँ पर है वो है हाउ, जो आप कवर करेंगे। ठीक है, जहां पर ये क्या चीजें चैलेंज कर रहे हैं, चैलेंज कर रहे हैं सोसाइटल नॉर्म्स को। धीरे धीरे वो एक स्टेप अहेड जो हम ब्रिटिश लिटरेचर में लेते हैं, द सेम हैज बीन हैपनिंग इन द अमेरिकन लिटरेचर, ये चीज ध्यान में रखनी है। उसके बाद आप देखेंगे पोस्ट मॉडर्निज्म, जहां पे वही फ्रैगमेंटेशन की बात करी जा रही है। हम ब्रिटिश में भी पोस्ट मॉडर्न की यही बात करते हैं, दिस इनक्रेडिबिलिटी टुवर्ड्स मेटा नैरेटिव्स, है ना। हम पोस्ट मॉडर्निज्म में बात करते हैं उस फ्रैगमेंटेशन की, कि अब वो लीनियर सीक्वेंस नहीं चल रहा है। मॉडर्न में भी इवन हम वो लीनियर सीक्वेंस नहीं देखते हैं। ब्रिटिश वाले मॉडर्न लिटरेचर में हम स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस देखते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे एक्सप्लोर कर रहे हैं दिस फ्रैगमेंटेड नेचर ऑफ रियलिटी and the unreliability of
truth, and we have the writers like John Barth and Thomas Pinecon. मुझे ध्यान है थॉमस पाइनकॉन बहुत बार प्रीवियस क्वेश्चन में पूछे गए हैं विद दीज एनेक्डोट्स लाइक इन्हें मैच करो इन सब से. किसी को याद आ रहा है ये वाला क्वेश्चन? याद आ रहा है तो मतलब आप सही डायरेक्शन में है, नहीं आ रहा है तो क्वेश्चंस को रिवाइज करो और प्रीवियस क्वेश्चंस को कवर करो. मूविंग ऑन टू आवर अनदर स्लाइड, which is your contemporary voices and the diversity that you have seen in the American literature. जहाँ पे आप देखते हैं अब लिटरेचर में हम इंक्लूजन की बात करते हैं, ये जो डाइवर्स वॉइसेस हैं इनकी रिप्रेजेंटेशन की हम बात करते हैं, यहाँ पर हम सोशल जस्टिस की बात करते हैं. तो ऐसे राइटर्स हैं जो ये थीम्स एक्सप्लोर कर रहे हैं और इसी के अंदर आपका रेस, आपका जेंडर, ये सब आपके इश्यूज यहाँ पर कवर हो रहे हैं. और फिर कंटेम्प्रेरी राइटर्स जो हैं वो थोड़ा सा खुद को एक स्टेप अहेड ले रहे हैं फ्रॉम द ट्रेडिशनल जॉनरा, फ्रॉम द कन्वेंशनल जॉनरा. तो काफी कुछ एक्सपेरिमेंटेशन भी आपको यहाँ पे देखने को मिलता है. ठीक है जी. और इसके साथ साथ अब हम ऐसे अवार्ड विनर्स पर आए हैं या ऐसे राइटर्स पर आए हैं जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कवर करने. जैसे आप ध्यान रखेंगे तो बिगिनिंग में मैंने आपको एक चीज बोली थी कि कवर करने का, अमेरिकन लिटरेचर कवर करने का एक तरीका है कि हम जो है सीधा जाएं हमारे अवार्ड विनर्स के ऊपर और वहां से देखें, वहां से आइडेंटिफाई करें हमारे राइटर्स, हमारे प्ले राइट्स की किन किन को अवार्ड मिला है या किन किन को किस वर्क के लिए मिला है. और बस ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट है कवर करने का. यहाँ पे भी आप मिलेंगे बहुत सारे ऐसे राइटर्स से, जैसे हमारे पास टोनी मॉरिसन है फॉर बिलवड एंड सॉन्ग ऑफ सोलोमन, हेमिंगवे हमने किया है, जैसे कि सन ऑल्सो राइजेस एंड फेयरवेल टू आर्म्स, जॉन स्टीनबैक वेरी फेमस, द ग्रेप्स ऑफ रैथ एंड ऑफ माइस एंड मैन इनके फेमस वर्क्स हैं. विलियम फॉकनर से बहुत क्वेश्चंस आते हैं, फेमस वर्क द साउंड एंड द फेयरी, ईयर पता होना चाहिए कब है, बहुत क्वेश्चंस मैंने आपको इससे कराए हैं रिलेटेड. और एज आई ले डाइंग भी इनका एक फेमस वर्क है. देन वी हैव हार्पर ली और इनका एक फेमस वर्क अगेन टू किल अ मॉकिंग बर्ड. ये तो हम वैसे भी पढ़ते हैं, एज अ रीडर भी हम इनके वर्क्स को पढ़ते हैं. तो यहाँ पे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अपने लिए ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है और अपने को कवर करनी है. अब हम बात करेंगे ऐसे लिटरेरी मूवमेंट्स की और ऐसे जॉनरास की जो आपको अमेरिकन लिटरेचर में देखने को मिली और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है कि एटलीस्ट हम इस चीज को मिस नहीं करके जाएं. स्टार्टिंग विथ ट्रांसेंडेंटलिज्म. स्टार्टिंग में मैंने आपसे एक चीज पूछी थी कि जो द डायल है ये किसका है, ये क्या है. सो द डायल इज अ मैगजीन, इट इज अ पीरियोडिकल, एक ऑफिशियल मैगजीन है ट्रांसेंडेंटलिस्ट की. एंड द डायल वाज देयर बिटवीन 1840 टू 44. उसके बाद हम आते हैं रियलिज्म पे, जहाँ पे मुझे कुछ ऐसे राइटर्स देखने को मिलते हैं जैसे कि मार्क ट्वेन और हेनरी जेम्स. ट्रांसेंडेंटलिज्म में मुझे थरो देखने को मिल गए, मुझे एमर्सन देखने को मिल गए. थरो का कोई फेमस वर्क आप मुझे बता सकते हैं तो बहुत बढ़िया बात है. नेचर से रिलेटेड मैंने आपसे एक वर्क पूछा था जो कि मेरे पास यहाँ पे एमर्सन का है, वो चीज ध्यान में रखनी है. नेचुरलिज्म तक आते आते आप देखेंगे मेरे पास स्टीफन क्रेन और जैक लैंडन है, जैक लंडन है. और मॉडर्निज्म तक आते आते हमारे पास और भी बहुत सारे राइटर्स है. ट्रांसेंडेंटल क्लब की जब मैं बात करती हूँ या वो मैगजीन डायल की मैं बात कर रही हूँ, इट इज रिलेटेड टू दैट. ट्रांसेंडेंटलिज्म में जो ये क्लब है दिस वाज ऑर्गेनाइज्ड इन 1836, जिसके अंदर ये किस किस को इंक्लूड करते हैं. दो नाम मैंने आपको पहले बताए, एमर्सन और थरो. एमर्सन और थरो मैंने कर लिया, और नाम आप याद रख सकते हैं विच आर मार्गरेट फ्यूलर, E.W. शैनिंग एंड आर्नोस ब्रांसन एल्कॉट. उसके बाद आप देखेंगे, अब मैं बात करती हूँ फायरसाइड पोइट्स की. ऐसे ना क्वेश्चंस बहुत आते हैं, किट कैट क्लब, स्क्रिबलर्स क्लब, लेक जनरेशन, ऑक्सफोर्ड, स्टेल्दी स्कूल ऑफ क्रिटिसिज्म, कॉकनी स्कूल ऑफ पोइट्री. यहाँ से ये आपको पता होना चाहिए कि फायरसाइड पोइट्स कौन है और क्या है. इट रेफर्स टू दोज अमेरिकन पोएट्स जो 19th सेंचुरी के हैं, जैसे कि हमारे यहाँ पर लॉन्ग फेलो आपको देखने को मिलेंगे. लॉन्ग फेलो हैं, जॉन ग्रीनलिफ विटियर है, हमारे जेम्स लॉवेल है, ओलिवर होम्स है और विलियम कलन ब्रायंट है. ब्रायंट से काफी क्वेश्चंस बन जाते हैं यहाँ पर. और पहली बार आप देखेंगे अमेरिकन लिटरेचर में अमेरिकन पोइट्री बहुत पॉपुलर हुई थी एंड इट बिकेम पॉपुलर इन ब्रिटिश in Britain, not British actually, in Britain with the fireside poets. और इन poets को एक नाम दिया जाता था जो कि यहाँ पर है स्कूल रूम या फिर हमारा हाउस होल्ड पोएट्स. तो ये चीज है जो ध्यान में रखनी है और अपने लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये याद रखना कि एक्चुअली में फायरसाइड पोएट्स है कौन, कौन कौन है, कौन कौन एसोसिएटेड है. सिमिलरली दैट वी हैव बीन डूइंग कि बीट जनरेशन से कौन कौन एसोसिएटेड है ना. हार्लेम रेनेसांस से कौन कौन एसोसिएटेड है. जो लॉन्ग फेलो है वो किस क्लब के अंदर आते हैं. थरो जो है वो किस क्लब से एसोसिएटेड है. तो ये क्रॉस क्वेश्चन आप खुद से करा करो ताकि एग्जाम में आपको बहुत हेल्प मिलेगी, क्योंकि पेपर आपको सिर्फ और सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए बनाया जाता है.
इतनी इजी से इजी दिखने वाली चीजें भी सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दी जाती हैं, सिर्फ ये देखने के लिए कि क्लैरिटी कितना रट्टा मार के चीजों को याद कर रखा है। तो हमें उस चीज में मास्टरी तो लानी पड़ेगी क्योंकि एग्जाम करना है। क्लियर? तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जिनको शॉर्टलिस्ट किया जा सकता है। एंड देन वी हैव द रियलिस्टिक पीरियड, जिसकी हमने बात भी करी, थोड़ा डिटेल में इसे देखेंगे। यहाँ पर आप देखेंगे दिस पीरियड वाज देयर बिटवीन 1865 टू 1900। अब यहाँ पे मेरे पास कौन कौन ऐसे राइटर्स हैं जो इसके अंदर आपको देखने को मिलेंगे, तो ये थोड़ा सा पढ़ लेना है ना, थोड़ा सा इसे पढ़ लेना, अपने हिसाब से कवर करना है, बस कर लेना अपने लिए। अमेरिकन लिटरेचर में ना एक इंसान और बहुत इंपॉर्टेंट है, आप सब उन्हें जानते हैं, चाहे अगर मैं नहीं भी लिखूंगी तो भी आप कवर करेंगे, बट कोई बात नहीं, अपन इसको लिखते हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट है। एमिली डिकिंसन। और इनके जितने भी आपके वर्क्स हैं या इनकी जो पोएम्स हैं अपने लिए इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन यहाँ से आता है, इनसे क्वेश्चन पूछा जाता है। मूविंग ऑन टू योर होमवर्क क्वेश्चन नाउ। बहुत इंटरेस्टिंग होमवर्क क्वेश्चन है। क्या है ये? जो एक ट्रायोलॉजी है, ट्रायोलॉजी का नाम है द रोजी क्रूसिफिक्शन। ये किसका वर्क है? नो ऑप्शंस, नथिंग टू गेस, आप मुझे सीधा सीधा आंसर बताएंगे और ये आंसर होना चाहिए कमेंट सेक्शन में। पहली बात तो जो भी मैं चीजें आपसे पूछूं यहाँ पर होमवर्क की, और इनडायरेक्टली भी मैंने आपसे आज बहुत सारी चीजें पूछी हैं, ये सारी ही हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बट जो चीजें लिखी हुई हैं और वो बोला है कि आंसर करो, वो तो आपको करनी ही करनी है। इतनी मेहनत, इतने एफर्ट्स के बाद अगर आपको लगता है कि कहीं ना कहीं 1%, 2%, 3%, 50% भी अगर आपको हेल्प मिली है इस सेशन से, तो प्लीज डू लीव अ कमेंट, बिकॉज दैट इज वेरी मच नीडेड फॉर मी। ये मैंने सीरीज ऐसे ही नहीं शुरू करी है, बहुत सोच समझ के और ये सोच कर करी है कि एज अ स्टूडेंट मुझे किन किन चीज़ों की ज़रूरत रहती थी लास्ट के डेज में, और वो चीज़ें मेरे लिए क्या थी, अगर मैंने स्टार्टिंग से बना रखी थी तो मुझे बहुत हेल्प मिली थी। वो स्टार्टिंग वाली चीज़ें मैं आपको प्रोवाइड कर रही हूँ जो कहीं ना कहीं शायद आपने मिस कर दी होंगी अपने रूटीन में, अपनी जर्नी में, बट उससे आपका पेपर इम्पैक्ट नहीं होगा, बिकॉज आई एम हियर and I've been providing you that. So for me the series is very helpful. I'm putting out my content out, and जो चीज़ें मैंने फॉलो करी हैं, जिस तरीके से मेरे नोट्स बनते हैं, वो सब चीज़ें आपको यहाँ देखने को मिल रही हैं इन जस्ट 10 minutes, है ना? तो येस, फॉर मी द फीडबैक इज वेरी इंपॉर्टेंट। कमेंट जरूर करना, बताना जरूर सेशन लगा कैसा। एंड इसी के साथ दिस इज इट फ्रॉम माय साइड, है ना? ज्यादा तो अपन एक्स्ट्रा कुछ बात नहीं करते हैं, आपने देखा होगा कुछ इसके अलावा कुछ और बात नहीं करना है, एग्जाम के बाद करेंगे सर। इंग्लिश से आप हैं तो अपना वही सेम टाइम है, शाम के 5 बजे मैराथॉन्स अपने लिए आने वाली हैं। इग्निशन अपने लिए आ रहा है जहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे, पिछले 10 साल के प्रीवियस क्वेश्चंस आपको ऑलरेडी मिल रहे हैं। ये आपको चाहिए तो देन सपोर्ट नंबर इज देयर फॉर यू, जाइए कॉल करिए और पिछले 10 साल के पेपर्स लीजिए, ठीक है? इसी के साथ साथ फॉर योर ऑफलाइन क्लासेस फॉर पेपर 1 वी हैव द शेड्यूल, क्रैश कोर्स भी रन करा जा रहा है, तो बिल्कुल ये जाकर करिए, अटेंड करो, बहुत फायदा मिलेगा। नेट और जेआरएफ करके ही आप बाहर निकलेंगे। एंड यस, फॉर मोर लगता है क्वालिटी कंटेंट है तो सब्सक्राइब एंड फॉलो करना नहीं भूलना है, हर हैंडल्स पे करना है। क्लासेस का रिमाइंडर चाहिए। पीडीएफ इज द मेजर क्वेश्चन। पीडीएफ के लिए आपको ऐप इंस्टॉल करनी है, जेआरएफ अड्डा की ऐप पर जाओ, फ्री क्लासेस और पीडीएफ्स आपको वहां पर भंडार मिलेगा, सारे सेशंस की पीडीएफ्स मिलेंगे। सो यस, दिस इज इट फ्रॉम माय साइड। टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स, विल सी यू अनदर डे एंड लेट मी नो इफ दिस इज हेल्पफुल फॉर यू और नॉट। तो फिर हम 10 मिनट्स क्रॉल सीरीज को कंटिन्यू करेंगे। जिस दिन आप बोल देंगे कि मैम कुछ मजा नहीं आ रहा है, उसी दिन वी हैव टू स्टॉप। सो या, टेक केयर, बाय बाय।